मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का पुरजोर तरीके से स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस समय आ गया है, वो क्षण आ गया है, वो घड़ी आ चुकी है। जैसे कि हमने आपसे वादा और दावा किया था कि मैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जैसे मैं आपको पढ़ाता चलूंगा और वीडियो के जो प्रश्न मैं करवाता भी चलूंगा साथ साथ में, तो आज से आपके जो प्रश्नोत्तरी थे उसका आगाज हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, जो आपके हित मित्र दोस्त होंगे उनको एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक आप लोग लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए होंगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है क्या? पहला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? यानी कि मेरे विद्वान साथियों, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? किस तिथि को लिया गया था? ए विकल्प आपके समक्ष है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को। मेरे विद्वान साथियों, सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर भेजिए सभी लोग, ठीक ना? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। आपका पहले प्रश्न में सी विकल्प सही है, सी फॉर चेन्नई, ठीक ना? पहले प्रश्न में सी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या? प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? यानी कि राजस्थानी से है, पूर्वी हिंदी से है, बिहारी हिंदी से है, या पश्चिमी हिंदी से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपका है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? यानी कि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली और आपकी छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। यानी कि बघेली बोली का संबंध किससे है? यानी किससे है? आपका पूर्वी हिंदी से। किससे है भैया मेरे? पूर्वी हिंदी से। यानी कि आपका प्रश्न संख्या 2 में बी विकल्प आपका सही है। यानी पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां निकली थी? अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है उसे देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न संख्या 3 है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना की गई थी। यानी कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का संरचना कब की गई थी? यानी पुनः संरचना कब की गई थी? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर सभी लोग भेजेंगे। प्रश्न संख्या 3 का सभी लोग उत्तर भेजेंगे। कब की गई थी? 1952 में की गई थी, 1953 में की गई थी, 1954 में की गई थी, 1956 में की गई थी। यानी पुनः संरचना कब की गई थी मेरे विद्वान साथियों? कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक ना? कब किया गया था? 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। प्रश्न संख्या 3 का आपका डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 3 में आपका डी विकल्प सही है। आइए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है क्या, देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? पूछा गया है हिंदी खड़ी बोली, यानी कि खड़ी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी अभ्रंश से, अर्धमागधी अभ्रंश से, सौरसेनी अभ्रंश से, ब्राह्मण अभ्रंश से? कमेंट करिएगा। आपका पहला विकल्प ए विकल्प है मागधी अभ्रंश,
बी विकल्प है अर्धमागधीय भ्रंश, सी विकल्प है सौरसेनीय भ्रंश और डी विकल्प है ब्रह्मचर्य भ्रंश। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजेदार प्रश्न है आपके समक्ष उपस्थित हुआ। कमेंट करिएगा। यानी कि पूछा गया है खड़ी बोली का, यानी हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से 5 बोलियां निकलती हैं। कितनी बोलियां निकलती हैं? 5 बोलियां निकलती हैं। कौन कौन सी? ब्रज, ब्रज, उसके बाद आपके सौरसेनी अपभ्रंश इधर देख लीजिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म होता है। सौरसेनी अपभ्रंश, पूर्वी नहीं पश्चिमी हिंदी का, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है। किसका होता है? पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है। किससे होता है? सौरसेनी अपभ्रंश से। और सौरसेनी अपभ्रंश से 5 बोलियां, यानी पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकलती हैं और सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी आपकी उपभाषा निकलती है। यानी 5 बोलियां कौन कौन सी थी? ब्रज, खड़ी, हरियाणवी, हरियाणवी, बुंदेली, बुंदेली और कन्नौजी। और कन्नौजी क्या थी? और कन्नौजी। ध्यान सुनिएगा, प्रश्न आपका था हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का उदय होता है और पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकलती हैं। वह कौन कौन सी बोली होती हैं? वह कौन कौन सी बोली होती हैं? ब्रज, ब्रज को अंतर्वेदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्वेदी भी कहा जाता है। उसके बाद खड़ी को कौरवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौरवी कहा जाता है। हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है। हरियाणवी क्या कहा जाता है? बांगरू कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 4 में आपका जो जवाब होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? सौरसेनी अपभ्रंश। आपका प्रश्न संख्या 4 में सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 4 में कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प आपका सही है। ठीक, उम्मीद है समझ चुके होंगे। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है क्या? प्रश्न संख्या 5 है भाषा का मूल रूप कौन सा है? भाषा का मूल रूप कौन सा है? मौखिक है, लिखित है, मानक है या साहित्यिक है? आपको कमेंट करना है भाषा का मूल रूप कौन सा है? मौखिक है, लिखित है कि मानक है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो आपका जो भाषा का मूल रूप है वह कैसा है? मौखिक है। वह कैसा है? मौखिक है। प्रश्न संख्या 5 में आपका ए विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 5 में आपका ए विकल्प सही है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं भाषा एवं बोली से संबंधित आपको 100 प्रश्नोत्तरी कराने वाला हूँ। कितना? 100 प्रश्नोत्तरी। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उससे बाहर कोई भी वीडियो हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? क्या है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ब्रज भाषा से हुआ है, अवधी से हुआ है, राजस्थानी से हुआ, खड़ी बोली से हुआ? किससे हुआ है? मानक हिंदी का विकास किससे हुआ है? कमेंट करिएगा सभी लोग। ब्रज भाषा से हुआ है, अवधी से हुआ है, राजस्थानी से हुआ है या खड़ी बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास किससे हुआ है? खड़ी बोली से हुआ है। प्रश्न संख्या आपके 6 नंबर में डी विकल्प सही है। और डी विकल्प सही है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, है क्या? भाषा है। भाषा क्या है? ब्रज भाषा है।
पूछा गया है प्रश्न, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी। कमेंट करिएगा, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। ठीक है ना। अब इधर देखिएगा, पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकलती हैं। कितनी बोलियां? 5 बोलियां। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकलती हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं? खड़ी बोली है आपकी, ब्रज है, हरियाणवी है, बुंदेली है और कन्नौजी है। क्या है? कन्नौजी है। ठीक है ना। यानी पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां निकली हैं? 5। कौन कौन सी? ब्रज, खड़ी, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी है। तो अब पूछा गया है प्रश्न आपका, ब्रज है। ब्रज है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी। आपका ब्रज क्या है? पश्चिमी हिंदी है। ब्रज क्या है भैया? आपका पश्चिमी हिंदी है। प्रश्न संख्या 7 में आपका बी विकल्प सही है। अब पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकलती हैं। पूर्वी हिंदी से कितनी बोलियां निकलती हैं? 3 बोलियां निकलती हैं। कौन कौन सी पूर्वी हिंदी से बोलियां निकलती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली निकलती है। उसके बाद बिहारी हिंदी से कौन कौन बोलियां निकलती हैं? बिहारी हिंदी से भी 3 बोलियां निकलती हैं। बिहारी हिंदी से कितनी बोलियां निकलती हैं? 3 बोलियां निकलती हैं। वह कौन कौन सी बोली हैं? कौन कौन सी हैं? मगही, मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है ना। यानी कि पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकलती हैं, खड़ी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकलती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी से भी 3 बोलियां निकलती हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। और पहाड़ी हिंदी से भी 3 बोलियां निकलती हैं। पहाड़ी हिंदी से कितनी बोलियां निकलती हैं? 3 बोलियां। कौन कौन सी? कुमायूनी, गढ़वाली, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। बिहारी हिंदी की मगही, मैथिली, भोजपुरी। पश्चिमी हिंदी की ब्रज, खड़ी, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और आपका प्रश्न संख्या 7 में बी विकल्प आपका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है क्या? देखिएगा, मगही किस उपभाषा की बोली है? क्या बताना है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ए विकल्प है राजस्थानी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है पूर्वी हिंदी और आपका डी है बिहारी हिंदी। ठीक ना। मगही किस उपभाषा की बोली है? किस उपभाषा की है? बिहारी हिंदी की। किस उपभाषा की है? बिहारी हिंदी की। क्योंकि बिहारी हिंदी से 3 बोलियां निकली हैं, अभी जस्ट हम पहले देखे हैं। कौन कौन सी? मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। पूछा गया है आपसे, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी हिंदी की मगही बोली है। पूर्वी हिंदी से भी आपके 3 बोलियां निकली हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकली हैं, अभी आप इसके पहले देख चुके थे। कितनी बोलियां निकली हैं? 5 बोलियां। ब्रज, खड़ी, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। बुंदेली और कन्नौजी। बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है ना। राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियां निकली हैं,
राजस्थानी हिंदी से कितनी बोलियां निकली हैं? 4 बोलियां निकली हैं। कौन कौन सी है? मारवाड़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी का दूसरा नाम है ढूढ़ाड़ी, जयपुरी, उसके बाद मालती, उसके बाद आपका है मालती, मालती, मालती और मालवी। ठीक है ना? यानी कि राजस्थानी हिंदी से मारवाड़ी, जयपुरी, मालती और मालवी 4 बोलियां निकली हैं। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां ब्रज, खड़ी, हरियाणी और बुंदेली और कन्नौजी है। उसके बाद पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। बिहारी हिंदी से मगही, मैथिली, भोजपुरी है। और आपका प्रश्न था मगही किस उपभाषा की बोली है? किस उपभाषा की बोली है? बिहारी हिंदी की। प्रश्न संख्या 8 में आपका डी विकल्प सही। ठीक है ना? कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प आपका सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? पूछा गया है खड़ी बोली का प्राचीन नाम क्या है? उपयुक्त यानी सर्वाधिक उपयुक्त खड़ी बोली का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या है? उपर्युक्त होना चाहिए, उपयुक्त हो गया, उपर्युक्त ना। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपर्युक्त प्राचीन नाम क्या है? रेख्ता है, हिंदवी है, कौरवी है या दहलवी है? ए विकल्प सही, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है आपका? कमेंट करिएगा सभी लोग। ठीक है ना? खड़ी बोली का प्राचीन नाम क्या है? कौरवी है। क्या है भैया? कौरवी है। प्रश्न संख्या 9 में आपका सी विकल्प सही है। कौन सा सही है? सी विकल्प आपका सही है। आइए प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है क्या? प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, ढूढ़ाड़ी राजस्थान की किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो बहुत आसान प्रश्न, इसके पहले मैंने बता दिया है। कोटा बूंदी ए विकल्प में, अलवार भरतपुर में बी विकल्प है, जयपुर में या माधोपुर में या जोधपुर बीकानेर में। ठीक है ना? ढूढ़ाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ढूढ़ाड़ी का प्राचीन, जयपुरी का प्राचीन नाम क्या है? ढूढ़ाड़ी है। तो आपका सी विकल्प आपका भी सही, इसके पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है ना? प्रश्न संख्या 10 में आपका सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 11 है क्या? प्रश्न संख्या 11 है क्या? देखिएगा प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, ब्रज भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? किसका भैया? ब्रज भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? ठीक है, पैशाची अभ्रंश से, नागर अभ्रंश से, सौरसेनी अभ्रंश से, अर्धमागधी अभ्रंश से। ब्रज भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? इसके पहले हम प्रश्न देख चुके हैं किससे हुआ है। ठीक है, तो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है किससे हुआ है? सौरसेनी अभ्रंश से हुआ। किससे हुआ है? सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा से, सौरसेनी अभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म होता है, पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है। किसका होता है? पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है। और पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकलती हैं। पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां निकलती हैं? 5 बोलियां निकलती हैं। ब्रज, खड़ी, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है ना? अब पूछा गया है आपसे प्रश्न जो है, ब्रज का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? अभ्रंश पूछा गया है, तो पश्चिमी हिंदी का उदय किससे हुआ? सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है। तो यानी ब्रज का आपका विकल्प क्या होगा? सी।
चलिए प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है क्या? प्रश्न संख्या 11 आ चुका है। ढूढ़ाड़ी बोली है, ढूढ़ाड़ी बोली है उत्तरी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान, बताइए। ये देखिएगा आपका मैप है राजस्थान का, ये आपका पूर्वी राजस्थान है, ये आपका पश्चिमी राजस्थान है, ये आपका उत्तरी राजस्थान है, ये आपका दक्षिणी राजस्थान है, ठीक ना। तो इधर देखिएगा पूर्वी राजस्थान में आपके कौन बोली बोली जाती है? जयपुरी, जयपुरी। पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? जयपुरी। और जयपुरी का प्राचीन नाम क्या था? ढूढ़ाड़ी। क्या था? ढूढ़ाड़ी था, ठीक है ना। इधर देखिएगा आपका उत्तरी राजस्थान में क्या आती है भैया? मारवाड़ी। क्या आती है? मारवाड़ी। और दक्षिणी राजस्थान में क्या आती है? मेवाती। क्या आती है? मेवाती। और इधर क्या आती है आपकी? मालवी आती है। क्या आती है? मालवी आती है। अब प्रश्न पूछा गया ढूढ़ाड़ी बोली है उत्तरी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की। तो आपका जवाब क्या होगा? पूर्वी राजस्थान। किसकी भैया? पूर्वी राजस्थान की। तो आपका विकल्प सी सही है। कौन सा सही है? सी विकल्प आपका 12 नंबर में सही है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा क्या है। राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय भ्रंश से हुआ है? उसका नाम है, ठीक है ना। यानी राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय भ्रंश से हुआ है, उसका क्या नाम? क्या बताना है? उसका क्या नाम है, ठीक है। मागधीय भ्रंश से हुआ है, सौरसेनीय भ्रंश से हुआ है, महाराष्ट्रीय भ्रंश हुआ है, या ब्राह्मण भ्रंश से? ए विकल्प आपका सही है, बी सही है, सी सही है, डी? कमेंट करिएगा सभी मेरे प्यारे विद्वान साथियों। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा सौरसेनीय भ्रंश से सौरसेनीय भ्रंश से अपभ्रंश से, सौरसेनीय भ्रंश से आपकी दो भाषाओं का उदय होता है। दो भाषा कौन कौन सी थी? पहली आपकी वो भाषा थी पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। और दूसरी वो भाषा आपकी आती है राजस्थानी हिंदी। कौन सी आती है? राजस्थानी हिंदी। पहली आती है पश्चिमी हिंदी, दूसरी आती है राजस्थानी हिंदी, ठीक ना। आपका प्रश्न क्या था? राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है, या उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? किससे हुआ है? सौरसेनीय अपभ्रंश से हुआ। तो आपका प्रश्न संख्या 13 में बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 13 में कौन सा विकल्प आपका सही है? बी विकल्प आपका सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 14 है क्या? प्रश्न संख्या 14 है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है और कहां से कहां तक? अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। कहां तक है? 343 से लेकर के 351 तक। और आपका प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? पहला विकल्प है संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ऐसा है नहीं। उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऐसा है नहीं। पत्रचार की भाषा, ऐसा है नहीं। हिंदी के विकास से संबंधित निर्देश, हाँ ऐसा है, ठीक है ना। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 351 क्या कहता है? अनुच्छेद 351 जो आपका होता है वह क्या होता है? हिंदी के विकास से संबंधित निर्देश है। उसमें क्या है? हिंदी से विकास से संबंधित निर्देश है। और प्रश्न संख्या 14 में आपका डी विकल्प सही है, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय की भाषा या उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की भाषा जो होती है वो किसमें उल्लेखित है? 348 में, अनुच्छेद 348 में किसमें उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 348 में। और संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी
यह 343 में उल्लेख है। 343 कह सकते हैं या 343 कह सकते हैं, ठीक है ना। संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी, 343 में उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की जो भाषा से संबंधित उल्लेख है वह 348 में है, और हिंदी के विकास से संबंधित निर्देश 351 में है। प्रश्न संख्या 14 में आपका डी विकल्प सही, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है क्या, देखिएगा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक ना। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, किसमें है राजभाषा से संबंधित, ठीक है ना। 343 से 351 तक में है, 334 से 315 तक में है, 343 से 135 तक में है, 334 से 153 तक में, ठीक ना। पहला विकल्प है 43 से 51, दूसरा है 34 से 15, तीसरा विकल्प आपका है 43 से 35, चौथा विकल्प आपका है 34 से 53, यानी 300 सब जगह है, कहीं कहीं 400, ठीक है। कमेंट करिएगा सभी लोग, कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब इधर देखिएगा, किसमें उल्लेख है, यानी कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा से संबंधित उल्लेख है। तो राजभाषा से संबंधित उल्लेख जो आपका है 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित उल्लेख है, यानी प्रश्न संख्या 15 में आपका ए विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प सही है, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या अगला है क्या, प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है क्या, प्रश्न संख्या 16, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, ठीक है ना। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, इधर देखिएगा, पहले आपकी संस्कृत आती है, यानी जिसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। उसके बाद आपकी पाली भाषा आती है, कौन सी भाषा आती है, पाली भाषा आती है। पाली के बाद क्या आता है आपका, प्राकृत भाषा आती है, प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद क्या आता है आपका, अपभ्रंश, क्या आता है, अपभ्रंश। अब प्रश्न आपका पूछा गया है अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, तो अपभ्रंश भाषा का विकास इसके पूर्ववर्ती भाषा जो होगी यानी प्राकृत, किससे हुआ है, प्राकृत से माना जाएगा ना। तो आपका विकल्प देखिए, पहला संस्कृत था, दूसरा प्राकृत, तीसरा अवध, चौथा पाली। तो आपका विकल्प बी सही है, यानी प्राकृत से हुआ। किससे हुआ, प्राकृत से हुआ। किससे हुआ, प्राकृत से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या क्या है, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, ब्रजचड़ अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश। कमेंट करिएगा सभी लोग, ठीक है ना। पूछा क्या गया, पूर्वी हिंदी का विकास, ठीक है ना। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश। किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है ना। यानी कि अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म होता है। किसका होता है, पूर्वी हिंदी का। और पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकलती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक ना, पूर्वी हिंदी से। तो यानी पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। ब्रजचड़ से हुआ सिंधी का। ब्रजचड़ से किसका विकास हुआ है, सिंधी का। किसका हुआ है, सिंधी को हुआ। किसका हुआ है, सिंधी को हुआ है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी को हुआ। किसका हुआ है, पहाड़ी हिंदी को हुआ, ठीक है ना। उसके बाद मागधी अपभ्रंश से किसका हुआ, बिहारी हिंदी का। बिहारी हिंदी। मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ, बिहारी हिंदी को हुआ है।
और बिहारी हिंदी से 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 में आपका बी विकल्प सही, बी फॉर बंबई। चलिए प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है क्या? प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। ठीक है। कौरवी का अन्य नाम क्या है? क्या बताना है? कौरवी का अन्य नाम क्या है? हरियाणवी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, खड़ी बोली है। कौरवी का अन्य नाम क्या है? इसके पहले हम देख ही चुके हैं कौरवी का अन्य नाम क्या है। तो कौरवी का अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली है। प्रश्न संख्या 18 में आपका डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 18 में कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प आपका सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि ब्रज का अन्य नाम देख लीजिए। ब्रज भाषा का अन्य नाम क्या है? अंतर्वेदी है, अंतर्वेदी है। ठीक है ना। हरियाणवी का अन्य नाम बांगरू है। क्या है? बांगरू है। आइए प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या है? भाषा के द्वारा जो भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? भाषा के द्वारा जो भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं, साहित्य कहते हैं, वाणी कहते हैं या वांग्मय कहते हैं? भाषा के द्वारा जो भी कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं, साहित्य कहते हैं, वाणी कहते हैं, वांग्मय कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा के द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसे हम वाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाणी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? वाणी कहते हैं। अगला देखिएगा 20 क्या है? राजभाषा आयोग। प्रश्न संख्या 20 है क्या? राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। और राष्ट्रपति का यह कार्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है ना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी कि राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। और यह कार्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 344 के अंतर्गत, अनुच्छेद 345 के अंतर्गत, अनुच्छेद 346 के अंतर्गत, अनुच्छेद 347 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? कमेंट करिएगा सभी लोग। तो हमने आपको पढ़ाया है अनुच्छेद 344 क्या कहता है? अनुच्छेद 344 क्या कहता है कि एक राज्य भाषा आयोग का क्या होगा? गठन होगा। अनुच्छेद 344 कहता है, क्या कहता है अनुच्छेद 344? एक राज्य भाषा आयोग का क्या होगा? गठन होगा। यानी विकल्प आपका ए सही है। प्रश्न संख्या 20 में विकल्प ए सही है। ठीक है ना। आइए प्रश्न संख्या 21 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है क्या? ठीक है। निम्न में से किस भाषा की प्रकृति वियोगात्मक है? ठीक है ना। निम्न में से किस भाषा की जो प्रकृति होती है कैसी है? वियोगात्मक। भाषा दो होती है, एक संयोगात्मक होती है, एक वियोगात्मक होती है। पूछा गया किसकी भाषा वियोगात्मक है? तो वियोगात्मक संस्कृत की है, प्राकृत की है, अपभ्रंश की है, पाली की। बताइएगा। इन तीनों विकल्प हैं। चारों विकल्पों में से 3 की जो भाषा है संयोगात्मक है, एक किसी की जो भाषा है वो क्या है? वियोगात्मक है। तो वियोगात्मक किसकी भाषा है? अपभ्रंश की वियोगात्मक भाषा है। और हिंदी की भी कैसी भाषा है? वियोगात्मक। हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी कैसी भाषा है? वियोगात्मक है। कैसी है? वियोगात्मक है। ठीक है ना। अब बाकी पाली कैसी? संयोगात्मक है। संयोगात्मक है। ठीक है ना। और उसके बाद प्राकृत आपकी संयोगात्मक है, संस्कृत आपकी संयोगात्मक है। कैसी है? संयोगात्मक है। ठीक है ना। आपका सी विकल्प सही है। और हिंदी भी कैसी है? वियोगात्मक है। कैसी है? वियोगात्मक है। आइए प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है क्या? प्रश्न संख्या 22 है क्या?
जरा देखिएगा प्रश्न संख्या 22 की तरफ। हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश के किस रूप से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश के किस रूप से मानी जाती है? तो सौरसेनी से मानी जाती है, सौरसेनी से मानी जाती है, ब्राचड़ से मानी जाती है, मागधी से मानी जाती है, या खस अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है ना। हिंदी की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है इसको बताना है। यानी कि इधर देखिएगा, पहले आपकी लौकिक संस्कृत आती है, उसके बाद लौकिक संस्कृत बाद पाली भाषा आती है। क्या आती है? पाली भाषा। पाली के बाद आपकी प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश आता है, और अपभ्रंश से इसी से आपका सौरसेनी अपभ्रंश का उदय होता है। सौरसेनी अपभ्रंश आता है, सौरसेनी अपभ्रंश आता है, और इसी सौरसेनी अपभ्रंश से हमारा किसका यानी किसकी उत्पत्ति होती है? सौरसेनी अपभ्रंश किसकी उत्पत्ति होती है? हिंदी की। किसकी उत्पत्ति होती है? हिंदी की उत्पत्ति होती है। तो यानी कि प्रश्न आपका पूछा गया, हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश के किस रूप से मानी जाती है? किस रूप से मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश। किससे मानी जाती है? विकल्प ए आपका सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या? प्रश्न संख्या 23 देखिएगा। ठीक है ना। सबसे प्राचीन भाषा निम्न में से किसे माना जाता है? क्या बताना? सबसे प्राचीन भाषा निम्न में से किसे माना जाता है? संस्कृत को माना जाता है, वैदिक संस्कृत को माना जाता है, प्राकृत को माना जाता है, अपभ्रंश को माना जाता है। कमेंट करिएगा सभी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना। सबसे प्राचीन भाषा निम्न में से किसे माना जाता है? तो सबसे प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृत को माना जाता है। किसे माना जाता है? वैदिक संस्कृत को माना जाता है। ठीक है ना। किसे माना जाता है? वैदिक संस्कृत को माना जाता है। प्रश्न संख्या 24 नंबर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है क्या? देखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं थीं। दिसंबर 2003 में कितनी भाषाएं सूची में शामिल की गई? ठीक है ना। इसका विस्तार रूप देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन 21वां इधर देखिएगा, इक्कीसवां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। किसे जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। किसे जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। यानी कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। और 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कितने को जोड़ा गया था? 3 को जोड़ा गया था। कितने को? 3 को। ठीक ना। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को। अब पूछा क्या है प्रश्न आपका? संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं थीं। दिसंबर 2003 में कितनी भाषाएं इस सूची में शामिल हुई थीं? कितनी भाषाएं इस सूची में शामिल हुई थीं? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली।
यानी कितनी सूची में शामिल हुई थी? 4। कितनी शामिल हुई थी? 4। और आपका विकल्प प्रसंख्या 24 में आपका विकल्प डी सही है। प्रसंख्या 24 में आपका विकल्प कौन सा सही है? डी विकल्प आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पच्चीस की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा। ठीक है, किस सम्मति क्षेत्र में बोली जाने वाले किसी सीमित क्षेत्र में देखिएगा, फिर से देखिए, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? ठीक ना, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्र भाषा कहते हैं, राज्य भाषा कहते हैं, बोली कहते हैं या उपभाषा कहते हैं? क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 26 देखिएगा। प्रश्न संख्या 26 है क्या? किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती है? किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती है? राष्ट्रीय भाषा में, उपभाषा में, राज्य भाषा में या बोली में? किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती है? तो बोली में साहित्य की रचना आपकी नहीं होती। ठीक है ना, बोली में क्या होता है? साहित्य की रचना आपकी नहीं होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? ठीक ना, संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा कब बनाई जाएगी? इसको शुद्ध कर लीजिए, बनाई जाएगी। इसको एक कर लीजिए, बनाई जाएगी। ठीक ना, संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा कब बनाई जाएगी? 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, यानी कोई अवधि नहीं है, कोई अवधि नहीं। आपका डी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 27 में डी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 28 क्या है? प्रश्न संख्या 28 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि उत्तरी राज्यों के निवासियों और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों के निवासियों के बीच आज हिंदी भाषा भूमिका निभा रही है। हिंदी भाषा कैसी भूमिका निभा रही है ये हमको बताना है। हिंदी भाषा कैसी भूमिका निभा रही है हमको ये बताना है। मातृभाषा की भूमिका निभा रही है, संपर्क भाषा की भूमिका निभा रही है, व्यावसायिक भाषा की भूमिका निभा रही है, मौखिक व्यवहार की भाषा है। क्या बताना है? तो यानी कि कैसी भाषा की भूमिका निभा रही? संपर्क भाषा, क्योंकि जब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में होगी वार्तालाप होगा तो कैसी भाषा होगी? संपर्क भाषा होगी। कैसी होगी? संपर्क भाषा होगी। प्रश्न संख्या 28 में आपका बी विकल्प आपका सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प आपका सही। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या? प्रश्न संख्या 29 देखिएगा। 29 है क्या? 29 है प्रश्न संख्या 29, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज से हुआ है, अवधी से हुआ है, दक्षिणी हिंदी से हुआ, अभ्रंश से हुआ? बताइए, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? किससे हुआ? अभ्रंश से हुआ। और वो किससे? कौन से अभ्रंश से? सौरसेनी अभ्रंश से। सौरसेनी अभ्रंश किससे हुआ है? सौरसेनी अभ्रंश से हुआ। प्रश्न संख्या 29 में आपका डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है क्या? हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है?
हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा बूंदी, ए विकल्प सही है, बी सही है, सी विकल्प सही है, डी बताइएगा। हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? किस क्षेत्र में प्रचलित है? कमेंट करिएगा सभी लोग, किस क्षेत्र में? कोटा बूंदी किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा बूंदी क्षेत्र में प्रचलित है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से कौन जानी जाती है? गुजराती जानी जाती है, पुरानी बांग्ला जानी जाती है, मराठी या पंजाबी? ब्रजबुली नाम से कौन जानी जाती है? गुजराती, पुरानी बांग्ला, मराठी, पंजाबी? कौन जानी जाती है ब्रजबुली नाम से? पुरानी हिंदी, पुरानी बांग्ला। कौन जानी जाती है? पुरानी बांग्ला ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, ब्रजबुली के नाम से कौन जानी जाती है? पुरानी बांग्ला ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 32, देखिएगा प्रश्न संख्या 32 क्या है? नागरी प्रचारणी सभा, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1984 में, 1894 में, 1895 में, 1893 में, 1896 में? ठीक है ना, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1894, 1895, 1893, 1896? कब हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। कब हुई थी? 1893 में हुई थी। प्रश्न संख्या 32 का आपका सी जवाब सही है। आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है क्या? इनमें से एक बोली पूर्वी हिंदी की नहीं, पूर्वी हिंदी की है? नहीं, इनमें से एक बोली पूर्वी हिंदी की है। कौन सी बोली ऐसी है जो पूर्वी हिंदी की है? ठीक है ना, इनमें से एक बोली पूर्वी हिंदी की है। मगही, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी या मैथिली? पूर्वी हिंदी की बताना। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी क्या है? 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब देख लीजिए कौन सी है, तो आपको छत्तीसगढ़ी दिख रही है, यानी कि प्रश्न संख्या 33 में आपका सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 33 में कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर में। प्रश्न 34 देखिएगा, 34 है क्या? राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955, 1956, 1959, 1960? बताइएगा, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? कमेंट करिएगा सभी लोग। कब किया गया था? ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प सही है? तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955। कौन सा विकल्प आपका सही है? 1955। प्रश्न संख्या 35 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या है? संविधान में राजभाषा का प्रावधान है। संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ठीक है ना, अनुच्छेद 341 में है, अनुच्छेद 343 में है, अनुच्छेद 353 में है, अनुच्छेद 351 में है। ठीक है ना, राजभाषा का प्रावधान किसमें है? कमेंट करिएगा। तो आपका जो राजभाषा का प्रावधान है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और लिपि देवनागरी होगी, लिपि देवनागरी होगी। किसमें प्रावधान है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। तो यह किसमें प्रावधान है आपका? 343, अनुच्छेद 343 में। प्रश्न संख्या 35 में आपका बी विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 में कौन सा विकल्प आपका सही है? बी विकल्प सही है मेरे प्यारे साथियों। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या
36 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है क्या? ठीक है, देखिएगा, राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा कैसी भाषा होती है? राज्यों की भाषा होती है, राज्य विशेष की भाषा होती है, राष्ट्र की राजधानी की भाषा होती है, राष्ट्र के लोगों की संपर्क की भाषा होती है। ठीक है ना, कमेंट करिएगा। राज्य भाषा राष्ट्र भाषा होती है, राज्यों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, राष्ट्र की राजधानी की भाषा, राष्ट्र के लोगों की संपर्क की भाषा। क्या होती है? राष्ट्र के लोगों की संपर्क की भाषा होती है। प्रश्न संख्या 36 में आपका डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 36 में आपका क्या है? डी विकल्प सही है। आइए प्रश्न संख्या 37 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये तो अभी इसके पहले जस्ट देख चुके हैं। ठीक है ना, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। किसके अनुसार है? 344, 42, 300, 347, 343। कमेंट करिएगा किसके अनुसार है? 343 के अनुसार है। प्रश्न संख्या आपके 37 में डी विकल्प सही है। 344 क्या है? राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन करेगा। क्या करेगा? आयोग का गठन करेगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 38 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है क्या? प्रश्न संख्या 38 है क्या? राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? राजभाषा अधिनियम में पहला संशोधन कब हुआ था? आप लोग याद करिए, इसके पहले हमने जस्ट बताया है, सिंधी को पहले संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और वह सन कौन सा? 1967। वह सन कौन सा था? 1967। यानी कि आपका 1960 विकल्प सही है, 67 सही है, 65 सही है, या 1969 सही है। ठीक ना, तो आपका 1967 विकल्प बी सही है, क्योंकि सबसे पहले सिंधी को 21वें संविधान संशोधन, सिंधी को जो है 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यानी कि कब संशोधन हुआ था? 1967 में। कब संशोधन हुआ था? 1967 में। अगला प्रश्न है, देखिएगा क्या है? देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं? क्या बताना है? देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं? और कुछ लोग ये भी कमेंट करिएगा संस्कृत में कितने स्वर होते हैं। ठीक ना, कुछ लोग कमेंट करेंगे संस्कृत में कितने स्वर होते हैं। यानी कि देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। और कौन कौन से होते हैं ये तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। ह्रस्व, दीर्घा, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ और औ। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 39 में आपका बी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 40 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 है क्या? हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? यानी हिंदी शब्द जो है आपको बताना है किस भाषा का शब्द है। क्या बताना है? किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, प्राकृत भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, अवधी भाषा का शब्द है। सभी लोग कमेंट करिएगा हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी हमने आपके ऑफलाइन क्लास में हमने पढ़ाया है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो आपके फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 40 में आपका सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 40 में आपका कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प आपका सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 है क्या? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का किससे विकास हुआ है? फारसी लिपि से हुआ है, रोमन लिपि से हुआ है, गुरुमुख लिपि से हुआ है, या ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक ना, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ भी है बताइए, किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आपका प्रश्न संख्या 40 में डी विकल्प आपका सही है। रोमन लिपि अंग्रेजी की, अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है।
अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है, ठीक ना। उर्दू फारसी लिपि में लिखा जाता है। उर्दू कैसे लिखा जाता है? फारसी लिपि में। उर्दू उर्दू किस में लिखा जाता है? फारसी लिपि में, ठीक है ना। उर्दू किस लिपि में लिखा जाता है? फारसी लिपि में लिखा जाता है। फारसी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। आपका डी विकल्प सही है 41 नंबर में। आइए प्रश्न संख्या 42 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 क्या है? राज्य भाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1963, 1963, 61, 1965, 1969। आपको बताना है राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था, कमेंट करना है आपको। 63 में पारित किया गया था, 61 में पारित किया गया था, या 65 में? कब पारित किया गया था राजभाषा अधिनियम? 1963 ईस्वी में, ठीक है ना। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 43। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344(1)(c) के तहत, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 347। कमेंट करिएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। राज्य भाषा आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और 344 के तहत करता है, यानी 344(1)(c) के तहत करता है। और आपका विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 43 में विकल्प कौन सा सही है? बी विकल्प आपका सही। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्या? किस क्रम में सत्य कथन है? किस क्रम में बताना है सत्य कथन है, ठीक है ना। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। 3 विकल्प ऐसे हैं जो असत्य हैं, और 1 विकल्प ऐसा है जो सत्य है। पहला विकल्प है सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। दूसरा विकल्प है संविधान की 8वीं सूची में, यानी 8वीं सूची में 15 भाषाएं सम्मिलित है। तीसरा विकल्प है संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है, ठीक है। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। कमेंट करिएगा। देखिएगा, संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो जब 22 भाषाओं का उल्लेख है तो आपका बी विकल्प क्या है? असत्य है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? नहीं, संविधान में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया है। विकल्प सी भी आपका क्या है? गलत है। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, यह भी क्या है? आपका गलत है। तो विकल्प आपका बच्चा जो वही शेष आपका सही है, यानी विकल्प आपका 44 नंबर में ये सही है। प्रश्न संख्या 44 में विकल्प कौन सा सही है? ए विकल्प आपका सही है। कौन सा सही है? ए विकल्प आपका सही है। आइए प्रश्न संख्या 45 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 क्या है? चलिए प्रश्न संख्या 45 की तरफ बढ़ते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 में ए विकल्प आपका सही है। अब प्रश्न संख्या 45 की तरफ बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 45 है क्या? देखिएगा, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? क्या बताना है? कौन सी बोली नहीं आती? किसके अंतर्गत? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? मालवी नहीं आती है, मारवाड़ी नहीं आती है, मेवाती नहीं आती, मगही नहीं आती है। तो इधर देखिएगा, जो मगही आपकी है, मगही मैथिली भोजपुरी, मगही मैथिली भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। और बाकी जो 3 बोलियां हैं आपके राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, और एक आती है आपकी जयपुरी राजस्थानी हिंदी। जयपुरी कौन आती है? जयपुरी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? मगही मैथिली भोजपुरी।
मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है। पूछा गया कौन नहीं आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न 46 नंबर, प्रश्न संख्या 46 है क्या, किस दूसरे देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है? ठीक ना, कौन सा ऐसा देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? कौन सा ऐसा देश है? दक्षिण अमेरिका है, मॉरिशस है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है। ए बी सी डी, कौन सा विकल्प आपका सही है? तो हिंदी भाषा को पढ़ने लिखने बोलने में कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? मॉरिशस में। कहाँ प्रयोग किया जाता है? मॉरिशस में। ठीक है ना, कौन सा वह देश है? मॉरिशस है। आपका प्रश्न संख्या 46 में बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 47 चलिएगा। प्रश्न संख्या 47 है क्या, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया है? यानी कब? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1952। कमेंट करिएगा सभी लोग। ठीक है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो कब बनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। कब बनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। ठीक ना, आपका विकल्प सी सही है। आइए प्रश्न संख्या 48 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 क्या है, उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालयों में अधिनियमों और विधियों को पारित करने के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक ना, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में अधिनियमों और विधियों को पारित करने के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 348 में, 346 में, 350 में, 351। बताइए किसमें वर्णित है? कमेंट करिएगा सभी लोग, किसमें वर्णित है? 348 में वर्णित। किसमें है? 348 में। आपका विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 48 में विकल्प ए सही है। आइए प्रश्न संख्या 49 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 है क्या, 2003 के तहत संविधान संशोधन में कौन सी 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? यानी कि 2003 में जो संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन, यानी कि 92वां संविधान संशोधन, यानी कि 92 जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके तहत कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? ठीक ना, 92वां संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? कितनी भाषाओं को, और कौन कौन सी थी? मणिपुरी थी, मराठी थी, कोंकणी थी, मलयालम थी। दूसरा विकल्प गुजराती थी, नेपाली थी, सिंधी थी, कोंकणी थी, डोंगरी थी, मैथिली थी, बोडो थी, संथाली थी। मैथिली थी, कोंकणी थी, संथाली थी, सिंधी थी। कमेंट करिएगा सभी लोग। ठीक ना, यानी 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। देखिएगा किसमें विकल्प है? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। आपका सी विकल्प आपका सही है। क्या है आपका? सी विकल्प आपका सही है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रहार। ठीक है, अंतिम प्रश्न है क्या, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? अंतिम प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? सभी मेरे विद्वान साथी कमेंट करेंगे। सभी मेरे विद्वान साथी कमेंट करेंगे, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 10 जुलाई 1955 को, 10 मई 1963 को, 10 जनवरी 1956 को, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है ना,
कमेंट करिएगा सभी लोग। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 10 मई 1963 को पारित हुआ। कब हुआ था? 10 मई 1963 को पारित हुआ था। और यह आज का आपका आखिरी प्रश्न था। मेरे विद्वान साथियों, उम्मीद करता हूं आपसे कि यह जो सीरीज आपकी तोड़ू फोड़ू सीरीज चली है आपको बेहद पसंद आई होगी, और अपने अपने स्तर से आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद। थैंक यू क्लास।